हेलो लर्नर्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम सेट सी 2021 का जो 12th क्लास इकोनॉमिक्स का हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कोरोना के टाइम पर आपको पता होगा कि पैटर्न एग्जाम का जो हमारा पेपर का स्टाइल था वो चेंज हो गया था, क्योंकि उसमें 1 to 40 जो हमारे क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स के थे और लास्ट में जितना हमारा 40% जो 40 मार्क्स का जो हमारा पेपर था वो सब्जेक्टिव टाइप था। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप, इस तरीके से था। यानी कि 1 से 40 क्वेश्चन नंबर तक हमारे क्वेश्चन आए थे एक एक नंबर के, और फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे वो सब्जेक्टिव टाइप आए थे, मतलब उसमें 2-2 या 4-4 6-6 नंबर के इस हिसाब से क्वेश्चन आए थे। तो आज हम सेट ए और बी अभी अरेंज नहीं हो पाया है, अरेंज होते ही उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगी, बट सेट सी और डी मैंने कहीं से अरेंज कर लिया है। आज आपके सामने वो वाली मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेट सी है ये, और 1 से 40 तक बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हैं या फिर फिलअप हैं, जो कि हमने सुपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वाली जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है वहाँ मैं इसी तरीके से आपको करा रही हूँ। मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स एंड फिलअप, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर। अब सेट सी और सेट डी जो 2021 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था उसमें किस तरीके से ये क्वेश्चन दिए गए थे वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखना, लाइक एंड शेयर करना। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है, यानी कि मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसने दी है? डॉक्टर मार्शल ने। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो उसको क्या मिलता है? ऑब्वियसली मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और अगर एक प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर है वो अगर संतुलन में होता है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलते हैं। अब मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? हमें पता है डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जब मांग वक्र एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी? व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर हमारा ये डिमांड कर्व है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी? इन्फिनिटी, अनंत, यानी कि डी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा इसमें सही है? टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू AP इंटू एल, ये बिल्कुल ठीक है। एंड अगर AP निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? TP अपॉन एल, यानी कि दोनों ही फॉर्मूले हमारे ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले एवरेज प्रोडक्शन दे रखा है, लेबर दे रखी है, मीन्स जो वेरिएबल फैक्टर है वो दे रखा है, और टोटल प्रोडक्शन निकालिए, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए कहें तो आप टोटल प्रोडक्ट को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली, या फिर लेबर जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, टोटल प्रोडक्ट को लेबर से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन निकलाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने TP और AP ये दोनों के फॉर्मूले दे रखे थे और ये हमारे बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब C, A और B दोनों, C विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि जब प्रोडक्शन का लेवल 0 होता है तो उस टाइम पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 होगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन 0 होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं होती, वो भी 0 ही होती है, क्योंकि जब हमने कुछ प्रोडक्शन ही नहीं किया तो कॉस्ट भी हमारी क्या आएगी? 0। जैसे जैसे फिर आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे ये कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारी वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी, मतलब चाहे प्रोडक्शन 0 है या फिर कुछ भी है वो फिक्स होती है। जैसे भूमि खरीद ली, एक बार में जितनी ज़मीन के पैसे लग गए, उसके बाद हम उस पर प्रोडक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कॉस्ट तो हमारी फिक्स आ ही गई। ठीक है, और वो उस पर फिर प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा लें फिर वो चेंज भी नहीं होती। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, तो इसका 6 का हमारा आंसर क्या होगा? B। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 7 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में फर्म क्या होती है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म, जो इंडस्ट्री ने सेट कर दिया प्राइस, वही फर्म भी मान लेती है। फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद है 8वां क्वेश्चन कि जब मोनोपोली होता है तो एवरेज कॉस्ट का एवरेज रिवेन्यू कर्व हमारा कैसा होता है? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में हमारे AR और MR डाउनवर्ड होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, तो A विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन कि कौन सा इसमें मैक्रो वेरिएबल है। चारों में आप देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ये सारे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए हैं। मैक्रो में आपने नेशनल इनकम स्टडी किया है और इन्होंने पूछा है मैक्रो वेरिएबल बताइए, तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th, दोहरी गणना, डबल काउंटिंग हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को क्या होगा? अत्यधिक अनुमान भी हो सकता है उसका, ओवर एस्टिमेट भी हो सकती है, अंडर एस्टिमेट भी हो सकती है और करेक्टली एस्टिमेट भी हो सकती है। अब मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, वहां पर एक क्वेश्चन आया था डबल काउंटिंग प्रॉब्लम लिखा हुआ था। यहां देखो प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ 10वें क्वेश्चन में, वहां था डबल काउंटिंग प्रॉब्लम में क्या होता है। तो वहां पर जब प्रॉब्लम ही है तो इसका मतलब ओवर एस्टिमेट ही लगेगा। ठीक है, ओवर एस्टिमेट ही लग जाता है ना, क्योंकि डबल काउंट हो गया तो ओवर लगेगा, अल्प भी नहीं होगा, और जब प्रॉब्लम ही होगी तो सही तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वहां मैंने ये समझाया था। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ। डबल काउंटिंग जब हो जाती है तो वो या तो वो ज्यादा भी हो सकती है, या तो वो कम भी हो सकती है, या फिर वो करेक्टली भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है। अब उसके बाद है 11, तो यहाँ पर इसका डी विल बी राइट आंसर। 10th का जो है वो डी आंसर होगा। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो हमारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसमें क्या शामिल नहीं होता। आपको अगर आपने नेशनल इनकम वाले जो चैप्टर हैं वो अच्छे से किए हैं तो वहाँ पर आपके ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये बहुत अच्छे से दे रखे, दोनों ही आपने एक इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में भी है, तो वहाँ पर ये दोनों ही पार्ट होते हैं उसके, एक्सपेंडिचर और कंस्ट्रक्शन ये नहीं होता। तो ए और बी ये दोनों आएंगे, बट इन्होंने कहा कि कौन सा नहीं है, तो सी यहाँ पर नहीं है। अब उसमें 12th जो क्वेश्चन है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी के, मेनली जो मनी के काम है वो क्या है? विनिमय का माध्यम और मूल्य की इकाई। जो मूल्य का हस्तांतरण है ये तो सेकेंडरी फंक्शन में है, तो ए और बी यहाँ पर क्या आ जाएंगे? दोनों आ जाएंगे। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 13, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। सी विल बी राइट आंसर। 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब उसके बाद है भुगतान शेष में असंतुलन की अवस्था में क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर सी आंसर आएगा। सी में ए और बी दोनों ऑप्शन है, तो सी विल बी राइट आंसर। अब उसके बाद है फिलअप। अब 14 जो क्वेश्चन थे वो आपके 1-1 मार्क्स के थे। अब फिलअप है क्वेश्चन नंबर 15 में कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, इसको क्या कहेंगे? अब ओनली प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से ये जब क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे तो मैंने आपको वहाँ समझा रखा है कि जो ये प्राइस ओनली प्राइस की वजह से जो चेंज होता है उसमें मूवमेंट होती है, चाहे वो डिमांड वाला कर्व है या फिर सप्लाई वाला कर्व है, उसमें क्या होती है? मूवमेंट होती है। और मूवमेंट के लिए हम ओनली प्राइस में चेंज पर दिखाते हैं, और यहाँ पर मूवमेंट में जब हम पूर्ति में विस्तार या पूर्ति में संकुचन यानी कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हम लेंगे तो यहाँ प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है जब कीमत के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा अगर मांग इकाई अधिक लोचदार होती है। मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम ये टोटल एक्सपेंडिचर वाला ऐसे डायग्राम करते हैं, बिल्कुल वन डे वन डायग्राम वाली जो यूनिट हमने सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें आप देखना बहुत अच्छे से मैंने ये डायग्राम समझा रखा है आपको। तो उसमें 4 या 6 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। आप 1 डे 1 डायग्राम वाली जो सीरीज है, और उससे पहले भी मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं वो भी एक अलग से सीरीज है डिमांड वाली, उसमें भी मैंने इसको बहुत डिटेल में कराया हुआ है, तो आप इसको देख लेना। तो इसमें क्या कह रहा है, कीमत के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो ही जो ग्रेटर देन 1 होगी ना इलास्टिसिटी, क्योंकि जब मैंने बताया था सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना कि प्राइस भी घट गया टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया तो लेस देन 1 होती है, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन होती है कि प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है या फिर प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो ये इलास्टिसिटी हमारी क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इन्होंने कहा ग्रेटर देन 1 कब होगी? जब कीमत के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बिल्कुल, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब उसके बाद है तटस्थता वक्र वाला हो गया है। अब 18 परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल इन द पीरियड ऑफ। बहुत बार इससे पहले जो हमने सुपर शॉर्ट क्वेश्चन वाली सीरीज आपने अगर देख ली है उसमें मैंने प्रोडक्शन के 2 पार्ट करवाए हैं,
पार्ट ए और पार्ट बी आप ये देखना, इसमें पार्ट 5 और पार्ट 6 है। हाँ, पार्ट 5 और 6 में मैंने आपको प्रोडक्शन का कंसेप्ट, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल और रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल, ये दोनों ही बहुत अच्छे से करवाए हैं, आप उसमें देखना। वहाँ आपको मैंने बताया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल होता है, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म ये रहा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, भूमि बीमा प्रबंध, यानी कि एक्सपेंडिचर अगर लैंड इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट पे है तो उसको हम बोलेंगे फिक्स कॉस्ट, जो एक बार खर्चा हो गया हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है ईयर ऑफ वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन वाज 19, इन दोनों में से बताना है 1929। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि ग्रेट डिप्रेशन हमारा 1929 से 33 तक ये टाइम पीरियड था। अब यहाँ पर इन दोनों में से अब 33 के बाद वाला टाइम पीरियड दे रखा है, ये तो है ही नहीं, तो 29 में स्टार्ट हुआ था तो 29। अब उसके बाद स्कॉलरशिप इज, अब स्कॉलरशिप मैंने आपको बता रखा है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, ये आ गया हमारा ट्रांसफर। अब उसके बाद है मनी में क्या इंक्लूड होता है, करेंसी और बैंक जमा या सिर्फ कॉइन्स। अब मनी में तो करेंसी और बैंक जमा सारी ही चीज़ें होती है, तो करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट ही आएगा। अब उसके बाद है क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर में डिमांड डिपॉजिट अपॉन कैश डिपॉजिट, ये फॉर्मूला है, ये आपने याद करना है। उसके बाद है केंज का जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा, केंज क्या कहता है, क्लासिकल कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट केंज कहता था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन, या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है या फिर फुल है, और इसकी बात तो क्लासिकल ने की है, इसका मतलब केंज ने तो इसकी बात की ही नहीं, इसने बात की है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट की। अगर यहाँ ओवर एम्प्लॉयमेंट भी होता तो वो भी आंसर हो जाता, बट यहाँ फिलअप है, तो फिलअप में हम दोनों में से कोई एक ही चूज करेंगे, लेस देन। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो केंज बात ही नहीं कर रहा। अब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट अदर देन बोराइंग्स, ये फॉर्मूला है जी फिस्कल डेफिसिट का, आपने याद करना है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, मैंने आपको बजट वाली जो सीरीज करा रखी है, बजट वाली सीरीज में जाइए, बजट मैंने आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर क्लियर करा रखा है, उसके कई पार्ट हैं, आप वो देख लीजिए सारा, जो आपके फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, ये सारे मैंने फॉर्मूले वहाँ पर बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। अब है 26 क्वेश्चन, भुगतान शेष के दो मूल खाते कौन से हैं, टू बेसिक अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र में मांग और आवश्यकता, अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। अर्थशास्त्र में मांग और आवश्यकता शब्दों का प्रयोग एक दूसरे की जगह पर किया जाता है, ये मैंने लास्ट अभी भी ये जो क्वेश्चन कराए थे आपको लास्ट सीरीज में, आपने सारी वीडियो देखी है तो जरूर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि मैंने आपको ट्रू फॉल्स अभी मैं जो करा रही हूँ सुपर शॉर्ट क्वेश्चन वाली सीरीज में, वहां पर जब मैंने ट्रू फॉल्स कराए तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया था। मांग और आवश्यकता दोनों ही एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स में मांग आवश्यकता ये चीजें अलग हैं। ठीक है, इनको हम एक ही कंसीडर नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद 28 है, दूध की मांग बेलोचदार होती है, डिमांड फॉर मिल्क इज इनइलास्टिक, दूध की मांग बेलोचदार होती है, लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं है ये, दूध की मांग बेलोचदार होती है, ये इनइलास्टिक ऐसा नहीं है। जब दूध महंगा हो जाता है तो हम, क्योंकि दूध के मल्टीपल यूज़ है ना, तो दूध जब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो हम उसको सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ में यूज़ करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वो चाहे कितना ही महंगा हो जाए वो हमें लेना ही लेना है। ठीक है ना, तो ये बेरोजगार तो हम इसको नहीं कहेंगे, फॉल्स है ये। उसके बाद है 29, इंटरनल इकोनॉमी इज अराइज व्हेन द इंटायर इंडस्ट्री एक्सपेंड, आंतरिक बचतें तब प्राप्त होती हैं जब संपूर्ण उद्योग का विस्तार होता है, संपूर्ण मतलब बाहरी तरफ से, अब बाहरी में फिर आंतरिक का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, औसत लागत वक्र, क्योंकि जब संपूर्ण उद्योग का विस्तार होता है ना तो बाहरी बचतें अराइज होती हैं, आंतरिक नहीं होती। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अब जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्ट वाले हैं, कॉस्ट के जो कर्व होते हैं ये यू शेप होते हैं, और जो प्रोडक्शन के कर्व होते हैं ये इन्वर्टेड यू शेप होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31, गुड्स आर होमोजीनियस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑब्वियसली मार्केट वाली सीरीज में आप जाके देखिए, वहाँ मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स कराई है वहाँ मैंने बताया है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। ठीक है जी, अब 32 क्वेश्चन, देयर इज नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता में कोई भी फर्म ना तो आ सकती ना तो जा सकती, ये इन्होंने कहा है, बट ऐसा नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है। ठीक है, वो मोनोपोली में होता है कि कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं जा सकता। ओके, तो ये फॉल्स है 32 भी। अब 33, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए फ्लो वेरिएबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, हर महीने ब्याज आएगा, फ्लो कैपिटल है। ठीक है, फ्लो है, फ्लो वेरिएबल है, बिल्कुल ट्रू। उसके बाद है ओल्ड एज पेंशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम,
ओल्ड एज पेंशन एंड स्कॉलरशिप ये ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, और इन्होंने कहा है होती है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है। अब है मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, the sum of marginal propensity to save and marginal propensity to consume is always 1. MPS plus MPC is equal to 1। ये मैं वन डे वन कंसेप्ट वाले अभी आपका जो सीरीज चली हुई है वहाँ पर मैं ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी आज ही। आप ये वहाँ पर देख लेना कि कैसे MPS और MPC इज इक्वल टू 1 आया। वैसे यहाँ पर ही मैं इसको बता देती हूँ, ये ट्रू है। ठीक है। सर्विस टैक्स इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, इन्होंने कहा सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, बट सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसका मतलब इनकी बात ये फॉल्स है। तो वन डे वन कंसेप्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आज ही करवाऊंगी, क्योंकि अब जो आपका 12th जो क्लास है उनका पेपर परसों है इकोनॉमिक्स का। मैं उसके लिए थोड़ी जल्दबाजी कर रही हूँ कि मैं बैक टू बैक आपको लिए वीडियो लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 12th क्लास के ही बच्चे इनको देखेंगे तो उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करा रही हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा रही हूँ, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड 38 बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइड कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है, तो ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड ये भी आपको क्लियर कराया जाएगा वन डे वन कंसेप्ट सीरीज में। क्योंकि मुझे अब ना ये क्वेश्चन ध्यान आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, या आपको कंसेप्ट वाली सीरीज में मैं वन डे वन कंसेप्ट वाली सीरीज में छोटी छोटी वीडियो बना के ये डाल दूंगी, तो ये सभी इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगी। 39 इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द कॉइन्स। भारतीय जो भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा अपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सिक्के और 1 रुपये का नोट ये भारत सरकार जारी करती है। ठीक है, याद रखना, जो बाकी सारे नोट हैं वो आरबीआई जारी करता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा सिर्फ सिक्के जारी करते हैं, नहीं, ये फॉल्स है। अब लास्ट क्वेश्चन, इस सेट सी का 40 जो मार्क्स का क्वेश्चन, 40 मार्क्स का जो हमारा पोर्शन था एग्जाम में, पेपर में, वो हमारा मल्टीपल चॉइस फिलअप या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में था। तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में पूंजीगत लाभ और छात्रवृत्ति शामिल होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब कंफ्यूज मत होना, जीडीपी को ही नेशनल इनकम कंसीडर करते हैं, तो नेशनल इनकम में आपको पता है स्कॉलरशिप इंक्लूड नहीं होती। अगर कोई कंफ्यूज हो भी जाए ना कि पूंजीगत लाभ क्या होते हैं, समझ नहीं आया, तो आपको ये पता तो है छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप इंक्लूड नहीं होती। तो आप अब दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं, ऑब्वियसली ये फॉल्स है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं पूंजीगत लाभ एकदम आपको कोई फायदा हो गया, लॉटरी लगी हो गया, तो ये ऐसे ऐसी चीज़ें आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी है। ये दोनों ही चीज़ें एक्सक्लूडेड होती हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, तो ये फॉल्स है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। 40 क्वेश्चन है, 40 कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, ये लगा लीजिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आप जब पेपर देखोगे ना, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, अभी जो आपका परसों पेपर होगा, आपको कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन घूमते हुए नजर आएंगे, और मेरी आवाज़ आपको गूंजेगी कि कैसे ये क्वेश्चन तो मैम ने करवाया था, ये क्वेश्चन तो मैम ने करवाया था। गलत होने के तो चांसेस ही नहीं हैं अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से, सारी वीडियो बहुत अच्छे से एंड तक देखी हैं तो। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।